आज हमारा क्लास 10th का टॉपिक रहेगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे पास संसाधन होते क्या हैं या संसाधन क्या चीज़ है। सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. So यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हमारे पास दी हुई है एक संसाधन के बारे में वो है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो कुछ भी चीज़ें हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और जिन्हें हम यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। सो ये तकनीकी रूप से जो है वो हमारी पहुंच में होनी चाहिए, आर्थिक रूप से ये हमारी पहुंच में होनी चाहिए और सांस्कृतिक रूप से जिस चीज़ का हम लोग उपयोग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो स्वीकार्य होनी चाहिए। तब ही हम उसको संसाधन बोल सकते हैं या तब वो ऑब्जेक्ट जो है वो संसाधन कहलाएगा। सो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए जो प्रौद्योगिकी हमारे पास है वो उपलब्ध होनी चाहिए, आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, ऐसा कोई उत्पाद जो है वो संसाधन कहलाता है। ठीक है, इसी में आपके पास एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। सो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये नेचर है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशंस हैं। एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इन सब के बीच में आप ध्यान से देखना कि सेंटर में हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, मानव है, और ये मानव ही इन सब चीज़ों की व्यवस्था करता है। व्यवस्था के साथ साथ वो उत्पादन करता है और उत्पादन जब करता है तो उसका उपभोग भी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में रिसोर्सेज दो प्रकार के हैं, एक नेचुरल है, एक ह्यूमन है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है और ह्यूमन मेड है। एक नेचर ने बनाया है, दूसरा जो है वो मानव ने विकसित किया है। क्लियर। सो नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय है। मानव संसाधनों में हमारे पास स्ट्रक्चर है एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी है। ठीक है, इसका निर्धारण जो है वो मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास कंटिन्यूस और फ्लो, ठीक है, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है जैसे नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है, ठीक, या और वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास रिसाइक्लेबल है और नॉन रिसाइक्लेबल है। ठीक है, रिसाइक्लेबल मेटल्स आ जाएंगे जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास फॉसिल फ्यूल आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया। इसमें एक और क्राइटेरिया आपके पास है जिसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक है, अबायोटिक है। ठीक है, जैविक है और अजैविक है। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी जो है वो रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है, मीन्स नवीकरणीय है और अनवीकरणीय है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, मालिकाना जो हक है, स्वामित्व का जो हक है, उसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है, नेशनल रिसोर्सेज है और इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास का जो स्तर है उसके आधार पर पोटेंशियल रिसोर्सेज है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है, स्टॉक है और रिजर्व है हमारे पास। ठीक है, ये 4 संसाधन जो है वो हमारे पास विकास का जो स्तर है उसके आधार पर दिए गए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं, एक बायोटिक रिसोर्सेज है और दूसरा अबायोटिक रिसोर्सेज है। ठीक है, बायोस्फीयर, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। ठीक है, ये बायोस्फीयर से प्राप्त किए जाते हैं
और दे हैव लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके वो जो है वो दे हैव लाइफ। ओके, इसमें ह्यूमन बीइंग हो गया, फ्लोरा एंड फौना हो गया, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक्स है। ओके, अबायोटिक रिसोर्सेज में कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। रॉक्स हो गया और हमारे पास मेटल्स हो गया, ठीक है, धातुएं हैं और चट्टाने हैं, ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, इसको हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। रिन्यू करेंगे किस आधार पर? रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ये हमारे पास भौतिक, रासायनिक और यांत्रिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से जिनको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके एग्जाम्पल जो है वो आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक फर्दर क्लासिफिकेशन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हो जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूस फ्लो में रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल में जिनको हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है, एक वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है, भूगर्भिक एक बड़ा लंबा समय जो है वो इसके लिए चाहिए। ये कई वर्ष, कई लाख वर्ष जो हैं इनको बनने में लग जाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल, कुछ रिसोर्सेज हैं, कुछ धातुएं हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल, ठीक है, जैविक ईंधन है जिसको हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। वंस इट इज यूज सो इट इज फाइनली यूज, ठीक है, एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। ओके, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। खनिज और जैविक ईंधन जो है वो इसमें अनवीकरणीय संसाधनों में सबसे बेहतर उदाहरण है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में हमारे पास इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, कम्युनिटी रिसोर्सेज है, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में दीज आर द रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, ठीक है। ये व्यक्तिगत रूप में निजी तौर पर जो संसाधन का जो मालिकाना हक है वो व्यक्तियों के पास है, ठीक है। इन अवर विलेज देयर मे बी सम पीपल एंड दे मे हैव सम लैंड, they may have some land resources, property in urban areas like plots, houses and other properties. So ये सब क्या चीजें हैं? हमारे व्यक्तिगत संसाधन है। इसमें एग्जाम्पल आपके पास रह जाएगा, आ जाएगा, प्लांटेशन हो गया, ठीक है, पास्चर लैंड्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वाटर इन वेल्स एटसेट्रा, ठीक है, इत्यादि। ये हमारे पास कुछ इन व्यक्तिगत संसाधनों में आएगा। दूसरा आपके पास है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ठीक है। So community owned resources are accessible to all the member of the community. ये जितने भी समुदाय के सदस्य हैं स्थानीय स्तर पर उनके लिए ये उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया, चरागाहें जो हमारे पास है, उसके बाद पब्लिक पार्क्स हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गया, प्ले ग्राउंड्स हो गया, ये सभी जो है वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये सामुदायिक स्तर के संसाधन हैं जिनके ऊपर समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार जो है वो सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन ये व्यक्तिगत यूज उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पास संस्थाएं हैं उनके अनुसार इनका उपयोग जो है वो या उपयोग की स्थिति जो है वो सुनिश्चित की जाती है। इसमें 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हमारे पास EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो महासागरों में, सागरों में शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक UNO, ठीक है। उनके UNO का परमिशन के बिना कोई भी देश जो है वो इस प्रकार से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद महासागरों में जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनके ऊपर व्यक्तिगत या अपने राष्ट्र का अधिकार जो है वो सुनिश्चित नहीं कर सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज है, डेवलप्ड स्टॉक है एंड रिजर्व है, ठीक है।
पोटेंशियल रिसोर्सेज में वो संसाधन हमारे पास आ जाएंगे विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है, हमें जानकारी है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं किया। इसमें एग्जांपल आपके पास रहेगा राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। सो दिस थिंग वी आर फेमिलियर विद दैट, बट स्टिल टिल डेट एंड टाइम इट इज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। सो हमारे पास संभावी जो संसाधन है उस वर्ग में आ जाएंगे। एक विकसित संसाधन है हमारे पास जिनका सर्वे हो गया है, उनकी गुणवत्ता, उनकी मात्रा जो है वो हमें मालूम है, इट हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, ठीक है। ये तकनीक किस स्तर की हमारे पास उपलब्ध है उसके ऊपर इनका दोहन जो है वो निर्भर करेगा, लेकिन इनका विकास का जो स्तर है, जो उपयोगिता है, उसकी जानकारी हमें उपलब्ध है। एक आता है स्टॉक, मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर कॉल्ड स्टॉक। सो अगेन फर्स्ट लाइन में आप देखना, मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ऐसी चीजें जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं और मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तकनीक उपलब्ध नहीं है जिससे हम उसका उपयोग दोहन जो है वो सुनिश्चित कर सके। एग्जाम्पल आपके पास है, हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर इसको उपयोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास आधुनिक तकनीक नहीं है जिससे हम इसका उपयोग जो है वो सुनिश्चित कर सकें। ओके, एक रिजर्व रिसोर्सेज हमारे पास है, सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। ये हम लोग हमारे पास जो तकनीक उपलब्ध है उसके साथ इसको उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी इसका उपयोग जो है वो सुनिश्चित नहीं किया हुआ है, ठीक है। these can be used for meeting future requirements, ठीक है। भविष्य की जितनी हमारी जरूरतें हो सकती हैं उनमें संभावना है कि इनका हम उपयोग करें। उदाहरण आपके पास रहेगा, बांध, वाटर इन द डैम्स, बांधों में भरा हुआ पानी, ठीक है। फॉरेस्ट इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, ओके, भविष्य में इनको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो ह्यूमन बीइंग, मानव का ये स्वभाव है और उसका ये प्रयास है कि वो संसाधनों को विकसित करे, ठीक है। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। तो उसमें क्या हो गया, जब मानव ने प्रकृति से कुछ चीजों का दोहन करना शुरू कर दिया तो इसमें कभी कभी कुछ समस्याएं जो हैं वो सामने आई, और इसमें सबसे बड़ी समस्या आ गई कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति ज़्यादा की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देने लगा, और सामुदायिक, सामाजिक या राष्ट्रीय स्तर की जो पूर्ति है संसाधनों की या जो सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए वो हम लोग सुनिश्चित नहीं कर पाए, ठीक है। अकोमोडेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, ये केवल कुछ व्यक्तियों, कुछ हाथों तक जो है वो सीमित रह गया, और इसने क्या कर दिया, इट हैज डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। टू सेगमेंट्स में, धुरों में जो है वो समाज का विभाजन हो गया। एक हमारे पास रिच सोसाइटी हो गया और एक हमारे पास पुअर सोसाइटी हो गया, ठीक है। एक अमीर हो समाज हो गया और एक हमारे पास गरीब समाज जो है वो हो गया, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें रिसोर्स प्लानिंग इज असेंशियल, ठीक है। क्या सबसे जरूरी है कि हमारे पास संसाधन के नियोजन के लिए जितना भी हमने कार्य करना है उसकी एक योजना जो है वो होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स एक हमने प्रयास किया कि हम लोग सस्टेन करें, जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं उनको हम लोग सस्टेन करें। सतत पोषणीयता पर जो है वो ज़्यादा बल दिया गया। सो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हालांकि ये
प्रकृति में बिल्कुल संभव नहीं है कि हम लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना जो है वो संसाधनों को विकसित करें, लेकिन उसकी हम लोग पूर्ति जो है वो मानवीय स्तर प्रयासों से कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सो आज की जो हमारी पीढ़ी है उसका ये कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग पूरे संसाधनों का दोहन कर लें और आने वाली जो जनरेशन हमारे पास हैं उनकी जो जरूरतें रहेंगी उनके लिए हम संसाधनों को न छोड़ें। रिसोर्स प्लानिंग हमें करनी पड़ती है, संसाधन नियोजन करना पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। ठीक है, ये हमारे पास एक संतुलित संसाधन नियोजन एक योजना होनी चाहिए जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और सबसे अहम बात है कि स्थानीय स्तर पर हम उसका उपयोग जो है वो सुनिश्चित करें। भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है, सो इसमें सबसे पहला जो काम किया जाता है दैट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। हम उस संसाधन को पहचानते हैं, फिर उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ली जाए। इसमें हम लोग सर्वे करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, उसकी मात्रा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं और मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स करते हैं कि हमारे पास संसाधन कितना इस क्षेत्र में निकल सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पता चल रहा है कि हमें ओनली 20 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है वो हुआ है। तो इस तरह से हम लोग उसका मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स करेंगे, उसकी क्वांटिटी देखेंगे, मात्रा देखेंगे, उसकी गुणवत्ता देखेंगे। ठीक है, ये पहले जो है वो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज की जो प्रोसेस है उसमें किया जाएगा। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास या तकनीक हमारे पास कितना है, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप कितना है, ठीक है, और किस आधार पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो कर पाएंगे। हमें यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि स्थानीय स्तर पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ, चाहे वो जलवायु से संबंधित हो, मौसम से संबंधित हो, ठीक है, उनका भी हमें कुछ सामना करना पड़ सकता है, उनके साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है और सेम एडजस्टमेंट जो है वो हमें ह्यूमन सोसाइटी के साथ भी करना है। ठीक है, तब जाकर के हम लोग संसाधनों का नियोजन जो है वो कर सकते हैं या उनको डेवलप जो है वो कर सकते हैं। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, इसमें हम लोग किसी क्षेत्र विशेष को अधिक महत्व नहीं दे सकते हैं। उसमें हमने देखना है कि कितना लाभ जो है, फायदा जो है हम लोग अपने समाज का राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कर सकते हैं। ठीक है, resources can contribute to development only when they are accompanied with appropriate technological development and institutional changes. So बिना तकनीकी एडवांस टेक्निक के हम लोग इस प्रकार के कार्य जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप अंडरलाइन कर लेना अपना टेक्स्ट बुक में दैट इंडिया हैज मेड कंसर्ट एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो इस प्रकार के प्रयास भारत में हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, सो इसमें लैंड रिसोर्सेज आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ओके, इसमें इट स्पोर्ट्स, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। वो क्लियर है, ये हमारा जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य प्राणी है, मानव जीवन है, मानव समाज है, उसकी आर्थिक गतिविधियां हैं, परिवहन और संचार के साधन हैं, इन सबको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, अलग अलग धरातलीय विशेषताएं हैं। ठीक है, अलग अलग भौतिक विशेषताएं हैं, हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, द्वीप आइलैंड्स हैं। ठीक है, जैसा आपको नीचे दिखाया भी गया है। सो प्लेन्स जो है वो 43% है, मैदानी भाग 43% है, माउंटेनियस रीजन जो है, माउंटेन्स जो है वो आपके पास 30% है और प्लेटू जो है वो 27% है। ठीक है, मैं इस देश का 43% मैदानी क्षेत्र है,
27% पठारी क्षेत्र हैं और 30% जो है वो पहाड़ी क्षेत्र हैं। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट में है, उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वन्य क्षेत्र एक है, उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जमीन है लेकिन उसके ऊपर हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं। बैरन एंड वेस्ट लैंड है। ठीक है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें हम लोग जमीन को नॉन एग्रीकल्चर गैर कृषि क्षेत्र में रखा हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए ये भी अति आवश्यक है। जैसे हमने बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, फैक्ट्रीज बनाई हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब स्कूल्स हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, ये हमने जो अदर एस्पेक्ट है, कॉर्नर्स हैं, मानव कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, उसके लिए ये जमीन का उपयोग जो है वो किया है। ठीक है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ठीक है, प्रतिभूमि को छोड़ करके बाकी जो हमारे पास जमीन है जो जिसके ऊपर हम लोग कृषि नहीं कर रहे हैं। स्थायी चरागाहें हैं और हमारे स्थायी परमानेंट पास्चर्स हैं। ठीक है, लैंड अंडर मिसलेनियस क्रॉप्स है जिसमें हमारे पास जो इसमें नेट सोन एरिया जो है वो शामिल नहीं किया है। ठीक है, एक वेस्ट लैंड है हमारे पास जो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, ये लगभग 5 कृषि वर्षों तक हम लोग इसका उपयोग जो है वो नहीं किया है। ठीक है, सो फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया। करंट फैलो लैंड में 2 रहेगा, एक करंट फैलो रहेगा और अदर देन करंट फैलो रहेगा। ठीक है, करंट फैलो में जो हमारे पास वर्तमान प्रतिभूमि है उसमें लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 साल के लिए हम लोग इसको छोड़ दिया है। ओके, कृषि नहीं किया है। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लास्ट और पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर। सो अदर देन फैलो लैंड में जो वर्तमान प्रतिभूमि है उसके अतिरिक्त जो है वो जिसको हमने 1 से 5 कृषि वर्षों में जो है वो कृषि नहीं किया है। ठीक है, नेट सोन एरिया, नेट सोन इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है। नेट सोन एरिया more than once in agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area। so net sown area हो गया, gross cropped area है। ठीक है, इसमें एक किसान के पास समझ लीजिए कि 10 हेक्टेयर की जमीन है। कितनी जमीन है? 10 हेक्टेयर की जमीन है। अभी उसके पास 10 हेक्टेयर जमीन है तो 1 साल में वो अगर 2 फसलें उसने ली तो उसने 1 साल में 20 हेक्टेयर जमीन के ऊपर खेती किया। अगर उसने 3 फसलें ले ली तो उसके पास कुल 10 हेक्टेयर जमीन थी और 10 हेक्टेयर जमीन में से उसने 3 फसलें ली, इट मीन उसने 3 टाइम जो है वो कल्टीवेशन किया। ओके, सो 1 साल में उसने 30 हेक्टेयर जमीन जो है वो जमीन के ऊपर कृषि किया। सो ये आपका नेट सोन एरिया जो है वो हो जाएगा। निबल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास लगभग 46% एरिया जो है वो नेट सोन एरिया में शामिल है। लैंड यूज पैटर्न हमारे पास भारत में अभी आपने देखा, उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसका निर्धारण करते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर्स है, भौतिक कारकों में टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है और सॉइल टाइप है। ठीक है, मिट्टी के प्रकार हैं, जलवायु है और हमारी धरातलीय विशेषताएं हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, तकनीक का हम लोग तकनीकी रूप से हम लोग कितने सुदृढ़ हैं, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, हमारे जिस क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ और कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्टिविटी जो है वो किस प्रकार की है। जहाँ जहाँ मानव समाज का निवास है, ठीक है, जिस क्षेत्र में मानव समाज रहता है वहाँ किसी न किसी रूप में कृषि से संबंधित गतिविधियां जो है वो की जाती हैं और लैंड यूज का भू उपयोग का निर्धारण जो है वो होता है। ठीक है, द डाटा बिलो रिप्रेजेंट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसमें आपके पास 1961 और 2014-15, ठीक है, ये जनरल लैंड यूज हमारे पास है। सो इसमें फॉरेस्ट लैंड जो है वो 18.11% है 1961 में। ठीक है, उसके बाद बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड जो आपके पास है दैट इज आल्सो 18.11
परसेंट हो गया। उसके बाद एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूसेज दैट इज 4.95% हो गया। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड में आप हमारे पास आ गया 4.71%। ठीक है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, इसमें हमारे पास आ गया 1.50%। ठीक है। उसके बाद कल्चरल वेस्ट लैंड में हमारे पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड सो इसमें हमारे पास आ गया 6.23%। फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो में 3.50%। ठीक है। करंट फैलो आ गया 3.73%। दोनों को अगर हम लोग मिला दिया तो लगभग 7% तक हो जाता है। नेट सोन एरिया आ गया 46.26%। किसी भी देश में ये हाईएस्ट है। ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो 46.26% है। अगर फैलो लैंड हम इसमें मिला दें तो ये लगभग 50% से अधिक हो जाता है। ठीक है। यही चीज अगर हम लोग इसकी तुलना 14-15 से करें, 2014-15 से करें, ठीक है, तो इसमें हमें फॉरेस्ट लैंड में देखिए आप यूज में जो लैंड यूज है उसमें परिवर्तन मिलेगा। पहले ये 18.11% था, अभी हमारे पास 23.3% है। ठीक है। बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो पहले 18.11% था, अब 1960-61 में अब ये कम होकर के 5.5% रहा। ठीक है। इट मीन्स हमने लगभग 13% जो लैंड है उसको हमने कृषि या गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त या प्रयोग में लाया। ओके। तो इस तरह से जो नेट सोन एरिया है उसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज हुआ है। हम 46.26 से 45.5% तक पहुंचे हैं, लेकिन ये अधिक नहीं है। हमने नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है वो बढ़ा दी हैं। ओके। सो ये एक कंपैरिजन था लैंड यूज पैटर्न का इंडिया में 1960-61 और 2014-15 में। इसमें आप देखेंगे तो लगभग हम लोग 55 ईयर्स के बीच का जो अंतराल है उस पर ये लैंड यूज पैटर्न इंडिया में इसका अंतर करने में हम लोग सफल हुए हैं। ठीक है। जो परिवर्तन आए हैं इन परिवर्तनों में हमारे पास जनसंख्या भी बढ़ी है, कृषि करने की जितनी गतिविधियां हैं वो भी बढ़ी हैं, तकनीक में सुधार हुआ है, बीजों की प्रणाली में सुधार हुआ है। ठीक है। जितना संस्थागत सुधार हुए हैं वो भी जमीनी स्तर पर उनका असर प्रभाव जो है वो देखने को मिला है। ओके। सो ये आपके पास लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है। ओके।